नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट की जो वीडियो चलाई जा रही थी, इसके तहत ये अगला वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंतर्गत आप ट्रेंडिंग स्टैटिक्स जीके जीएस के प्रश्न देखते हैं, साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन पड़ेगी वो सभी प्रश्नों को आप इसमें देखते हैं। और उन सभी प्रश्नों से जो भी रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है यानी एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप साथ ही साथ रीड करेंगे ताकि आपको अधिक से अधिक प्रश्न जो है कवर हो पाए और याद भी हो पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो हमारा प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए ब्याज दर को 7.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगी ये, क्योंकि इस प्रकार के जो योजनाएं हैं इनमें कोई भी छेड़खानी होती है तो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखिए, जो सुकन्या समृद्धि योजना था, इसके ब्याज की जो इंटरेस्ट रेट था पहले 7.6% हुआ करता था, लेकिन इसे हाल फिलहाल में बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर जो है 8% हो जाएगा। पहले कितना था? 7.6% था। सुकन्या समृद्धि योजना लघु बचत योजना है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 ईस्वी में शुरुआत कराई गई थी। इस योजना में लाभार्थी जो बालिका होते हैं, ये 0 से 10 वर्ष तक में जो है अपनी खाता खुलवा सकता है, या तो 2 वर्ष का हो, 4 वर्ष का हो, लेकिन 10 वर्ष एक दिन का नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस योजना में अधिकतम कितनी राशि सालाना जमा किया जा सकता है? तो 1.5 लाख की राशि सालाना अधिकतम जमा कर सकते हैं, और न्यूनतम जो है 250 रुपये की राशि आप सालाना जमा कर सकते हैं। ये जो है बालिकाओं के ऊपर जो है योजना है, बचत योजना। अगला प्रश्न जो है हमारा, किस अधिनियम के अनुसार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई? आज जो इंडिया में आप बाई कैमरल स्टेट देखते हैं, जो 6 है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ये जो आपका 6 स्टेट है, ये बाई कैमरल की पद्धति कहाँ से उपज हुई थी, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से आया था? तो ये आया था आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के तहत। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना 1919 के तहत जो है द्विसदनीय व्यवस्था की विधान परिषद की जो है व्यवस्था की गई थी, है ना। इसके अलावा 1919 अधिनियम के अनुसार ही प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि प्रांत में द्वैध शासन किस नियम के तहत आया था। तो आपका आंसर होगा 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना था उसके तहत ही आया था। एक 1919 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी हुआ था। इसमें आपका पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी कि हिंदू समुदाय के लोग अलग निर्वाचन करेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग अलग निर्वाचन करेंगे। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, उसके तहत आपके कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था, जो 4 सदस्यीय था। एक बार पूछ दिया गया था कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय था ये कितने सदस्य थे, तो 4 सदस्य थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में हुआ था। और हाई कोर्ट तो बाद में हुआ जी 1861-62 में, मुंबई, कोलकाता और मद्रास के अंदर। पहले सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है? देखिए, हाल फिलहाल में जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन देखा गया, मोलस्का से कौन है, आर्थ्रोपोडा से कौन है, थाइलोफाइटा से कौन संबंध रखता है, ब्रायोफाइटा क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपके ट्रेंडिंग में रहे हैं, तो यहाँ से भी एमटीएस में आने की पूरी आसार क्वेश्चन है। तो जो आर्थ्रोपोडा संघ से होते हैं, तो आपको मोटे मोटे तौर पर याद रखने हैं कि जो भी कीट पतंग के श्रेणी में आते हैं सभी आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं। जैसे टिड्डा को ले लीजिए, मधुमक्खी भी कीट ही है, झिंगा है, बिच्छू है, मकड़ी है, मक्खी है, कीट पतंग, केकड़ा, तितली, ये सब जो भी कीट पतंग में आते हैं ये सभी आपका, मच्छर भी रख लीजिएगा इसमें, तो ये सभी जो है आपका आर्थ्रोपोडा संघ में आ जाएगा। इसके अलावा जो भी आपका ट्यूब आकार के प्राणी हैं, जिसके शरीर ट्यूब के जैसा होता है ना, एक पाइप के जैसा होता है, ये सभी प्राणी आपका एनिलीडा संघ के प्राणी होते हैं, जैसे केचुआ, जोंक इत्यादि। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको जितनी जानकारी 30 मिनट के अंदर इतनी मिल जाएगी जितना आप शायद 3 घंटे में ना कर पाए। ठीक है। हाइड्रा सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित है। अगर आपसे पूछे कि भाई जो हाइड्रा है ये किस संघ से है, तो बताइएगा सिलेंट्रेटा संघ से है। स्पंज के बारे में काफी बार पूछा जाता है, हाइड्रा और स्पंज के बारे में बहुधा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट करके रखेंगे कि स्पंज जो है ये पोरीफेरा संघ से है और हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रेटा संघ से है। ठीक है। इसके अलावा याद रखने के लिए मोटे तौर पे जिसके भी ट्यूब आकार के होते हैं शरीर, वो आपका एनिलीडा संघ के हैं। जो भी कीट पतंग है सभी आर्थ्रोपोडा
है, और जिसके ऊपर कवच रहता है ये आपका मोलस्का संघ से हो जाते हैं। ठीक है, मोलस्का संघ से हो जाते हैं। ये पीएन को क्या हो गया, मैंने कहा कि भाई जिसके ऊपर भी कवच रहता है ये आपका मोलस्का संघ से हो जाता है। जैसे आपने घोंघा देखा होगा, सीपी देखा होगा, ये सब किस संघ में हो जाएंगे, तो ये सब मोलस्का संघ के प्राणी हो जाएंगे। तो इतनी मोटे मोटे तौर पे भी अगर आप याद रख पाए तो एग्जाम में काफी जो है बेनिफिट मिलेगा आपको जो है डिफाइन करने के लिए कि ये किस संघ के प्राणी हो सकते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन जानते सब है, लेकिन जब एग्जाम में आता है ना तो हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे ऐसे की पोस्ट हैं जिसकी जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 75 आर्टिकल में राष्ट्रपति को नियुक्त करने की फैसिलिटी जो है प्रधानमंत्री की नियुक्त करने की फैसिलिटी जो है राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। और जो मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री होंगे तो फिर वो प्रधानमंत्री के सलाह पे अन्य मंत्री की नियुक्ति भी करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री कौन होते हैं भाई, तो लोकसभा में बहुमत जिस दल को प्राप्त होते हैं उसके नेता जो है प्रधानमंत्री बनते हैं। महान्यवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं आर्टिकल 76 के थ्रू। और वर्तमान में जो महान्यवादी हैं ये आपका आर वेंकट रमनी साहब है ना। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में सीजीआई चंद्रचूड़ साहब हैं, इनके भी नियुक्ति जो है आपका कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। इसके अलावा उपराष्ट्रपति, ये नीला कलर से दर्शाया गया है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं आर्टिकल 280 के थ्रू। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं इसकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति है इसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनका चुनाव होता है। राष्ट्रपति का क्या होता है भाई, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। तो अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो आप बताएंगे भाई साहब संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं। संसद के सभी सदस्य भाग ले सकते हैं आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर यही क्वेश्चन को घुमा के मैं ये बता दूं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा और प्लस राज्यसभा प्लस राज्य के जो विधानसभा होते हैं, स्टेट के जो विधानसभा होते हैं, इसके ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निर्वाचित और मनोनीत दो प्रकार के सदस्य होते हैं। हालांकि एंग्लो इंडियन वाली पद्धति जो है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। फिर भी अब तो लोकसभा में मनोनीत नहीं होंगे, विधानसभा में मनोनीत नहीं होंगे, लेकिन राज्यसभा में अभी भी मनोनीत होते हैं 12 सदस्य। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी कारण से जो है ये मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आई होप आपको पूरा जाल समझ में आ गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जिसको मनोनीत किया गया है वो भाग नहीं लेते हैं। तो अगर वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के कितने सदस्य भाग लेंगे, तो भाई साहब 550 तो लोकसभा से आएंगे। हालांकि अभी 550 पे लोकसभा अपना चलता नहीं है, 545 पे ही चलता है। तो मैं बता रहा हूं अगर आंकड़ा अगर आपसे पूछे कि कितने ले सकते हैं, तो 550 इधर से और 238 राज्यसभा से आएंगे मात्र, क्योंकि 12 को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल आपका 52 कहता है। इसके अलावा 61 जो है राष्ट्रपति का जो महाभियोग है उससे संबंधित है। 72 राष्ट्रपति के क्षमादान से है। 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। 108 राष्ट्रपति जो ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं उससे है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आपका राष्ट्रपति से 280 हो गया जो वित्त आयोग का गठन करते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सब पहले ही बता चुके हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में यहाँ पे मैंने अलग से नहीं रखा है। महान्यवादी देश के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और अगर राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी अगर आपसे पूछा जाता है तो महाधिवक्ता जो है ये राज्य के अंदर सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जिसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। और जो आपका महान्यवादी है इसे अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जो काम केंद्र स्तर पे महान्यवादी करते हैं वही राज्य स्तर पे जो है महाधिवक्ता करते हैं। महाधिवक्ता हर राज्य में अलग अलग होते हैं, लेकिन अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है एक ही होते हैं पूरे देश का। ठीक है, वर्तमान में महान्यवादी कौन है, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आर वेंकट रमनी साहब है। ये आपका CHSL में पूछा भी गया। वर्तमान के 15वें वित्त आयोग जो अभी चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है। और अभी मैंने अभी बताया था कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 280 के थ्रू करते हैं। यहाँ वित्त आयोग से एक और
और क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो पंचवार्षिक निकाय है। कैसा निकाय भैया? 5 ईयर के लिए बनाया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें 5 सदस्य होते हैं 1+4 के रेशियो में, है ना। एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो जो अध्यक्ष है अभी 15वें वित्त आयोग के, ये आपका कौन है? NK सिंह है, नंद कुमार सिंह है। इसके अलावा देश के 50वें CGI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये चंद्रचूड़ साहब है। 49वें अगर पूछा जाए तो UU ललित साहब थे, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देश के 14वें वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब हैं। जगदीप धनखड़ साहब इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सेवा कर चुके हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति और इंडिया के सेकेंड महिला राष्ट्रपति और इंडिया की फर्स्ट महिला आदिवासी राष्ट्रपति, ये जो है आपका कौन है? द्रौपदी मुर्मू साहिबा है। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। देश के वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों? तो ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू है। मैंने आपसे कहा था भाई 3 मुर्मू को जरूर याद रखना है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और जो राष्ट्रपति साहिबा है द्रौपदी मुर्मू, और एक आपका जो है चंद्रानी मुर्मू। तो इन तीनों मुर्मू को जरूर याद रखना है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? देखिए 23 में T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप हो गया। ये 2 साल की गैप वाली खेल है, तो अगला एडिशन क्यों नहीं पूछा जा सकता? एकदम पूछा जा सकता है भाई, है ना। तो 2025 के अंदर जो T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप का खेल कराया जाएगा, ये मलेशिया और थाईलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से कराई जाएगी। देखिए जो आपका 2023 के अंदर अंडर-19 T20 महिला वर्ल्ड कप हुआ, इसके विजेता इंग्लैंड थे और इंडिया थे, और उप विजेता जो है इंग्लैंड थे। माफ कीजिएगा, विजेता है इंडिया और उप विजेता है इंग्लैंड अंडर-19 T20 वुमेन वर्ल्ड कप 2023 के। कहां पर हुआ था ये? तो ये आपका साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था, और ये पहला ही एडिशन था और इंडिया जीत गया था। इसके अलावा जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इस फॉर्म में, जिसे आप आराम से सुने, ये T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप का दूसरी एडिशन होगी, जो आपका 2025 में होगा। कहाँ कराया जाएगा? मलेशिया और थाईलैंड के अंदर कराया जाएगा। T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप 2023 का जो है आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये बात मैंने अभी अभी बताया। T20 अंडर-19 महिला वर्ल्ड कप 2023 के विजेता इंडिया रहे थे और उप विजेता जो है इंग्लैंड रहे थे, ये भी बता दिया। वर्ष 2024 का T20 वुमेन वर्ल्ड कप, देखिए अंडर-19 कहने का मतलब है दोस्तों कि मैक्सिमम जो इसमें प्लेयर भाग लेंगे 19 साल से कम के लेंगे, है ना। तो ये एक अलग हुआ। अब हम जो बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 4 का, वर्ष 2024 का T20 वुमेन वर्ल्ड कप जो मेन वाला होगा, ये आपका बांग्लादेश में होने वाला है, और ये CHSL में आ चुका, लेकिन MTS के लिए पुराना नहीं हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2025 में महिला ODI वर्ल्ड कप होगा 50-50 ओवर वाला, ये इंडिया के अंदर होगा। तो ये वाला पॉइंट विशेष रूप से ध्यान रखें कि वर्ष 2025 में महिला ODI वर्ल्ड कप कहाँ पे होगी, तो ये आप बताएंगे भैया इंडिया में होगी। और इंडिया में 2023 का मेन वाला जो ODI वर्ल्ड कप होगा, ये भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। 2026 के अंदर T20 वुमेन वर्ल्ड कप का आयोजन इंग्लैंड में होगा। तो आप कैसे याद रखेंगे? 25 में कहाँ पे होगा, सॉरी 24 में कहाँ पे होगा? बांग्लादेश में। और 26 में कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में, मेन वाला T20। अंडर-19 T20 23 में कहाँ हुआ? साउथ अफ्रीका में। और 25 में कहाँ पे होगा? तो मलेशिया और थाईलैंड के अंदर, ठीक है। और जो मेन वाला 50-50 ओवर वाला T20 सॉरी वनडे वर्ल्ड कप है महिला का मेन वाला, ये आपका इंडिया में होगा 2025 के अंदर, जो इस पॉइंट में मैंने अभी आपको पढ़ा चुका। 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप भी होने वाला है, क्योंकि पुरुष वाला तो अब 26 में ही होगा, क्योंकि 22 में हो चुका था कतर के अंदर, और विजेता अर्जेंटीना रहा था, उप विजेता फ्रांस रहा था। तो अब महिला वाले पे चोट करेंगे एग्जामिनर। तो 2023 में फीफा महिला वर्ल्ड कप भी होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर कंबाइंड रूप से कराई जाएगी। इसके अलावा 2023 में राष्ट्रीय खेल भी होने वाला है, जो 37वें राष्ट्रीय खेल होगी, ठीक है। इससे पहले आपने 36वें राष्ट्रीय खेल को एग्जाम में धूम मचाते हुए देखा था, जो आपका गुजरात के अंदर हुआ था। और जो 37वें राष्ट्रीय खेल होगी, ये आपका होगा गोवा के अंदर। इसके अलावा 2023 में 50-50 ओवर वाला जो वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस का, ये इंडिया में होने वाला है। इंडिया की ये दूसरी मेजबानी है। इससे पहले 2011 में भी बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ इंडिया मेजबानी कर चुके हैं। अगर इस क्वेश्चन को आपको तीसरे लैंग्वेज में पूछे कि भाई इंडिया को प्रथम बार पूर्ण मेजबानी ICC वर्ल्ड कप का कब मिला, तो 2023 में ही बताइएगा, क्योंकि ये पूर्ण मेजबानी पहली बार कर रहे हैं। इसके अलावा 2023 T20 महिला वर्ल्ड कप के विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे थे, है ना। जो मेन वाला T20 वर्ल्ड कप हुआ था अंडर-19 वाले तो इंडिया जीता था। जो मेन वाले T20 वर्ल्ड कप हुआ महिला का 2023 में, ये ऑस्ट्रेलिया जीता और उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा था। और दोनों खेल अंडर-19 हो चाहे मेन वाला T20 महिला वाला, दोनों का आयोजन जो है साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। चलते हैं आगे। इसे एक बार पॉज करके आराम से सुने, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आएंगे।
ठीक है, मैं भी एनालिसिस कराऊंगा और फिर से बताऊंगा कि मैं बताया था, तभी मत कहना। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा एक घन वाद्य यंत्र का उदाहरण है? देखिए अभी आपके एग्जाम में लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है आर्ट एंड कल्चर से तंत्री वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। तो आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो घन वाद्य यंत्र होते हैं ना दोस्तों, इसे जो है ठोक कर बजाया जाता है। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, ठोक कर बजाया जाता है। जैसे आपने गांव घर में झाइल देखा होगा, मेरे गांव में तो इसे झाइल ही कहते हैं। अब आपके इधर क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता। इस प्रकार के रहते हैं, इसमें एक रस्सी लगी होती है, इसे दोनों हाथ में फंसा के जो है बजाया जाता है ठोक ठोक के, तो इसे झाइल कहते हैं। ठीक है, तो ये चिमटा एक आपने देखा होगा, ऐसे झालर टाइप से रहता है, उसमें प्लेट जैसे बीच में सेट रहता है, इसे हिला हिला के ऐसे हाथ से बजाया जाता है, मजीरा, है ना। तो ये सभी जो है आपका घन वाद्य यंत्र है। घन मतलब ठोस कह सकते हैं इसे, है ना। जो भी आपका ठोक के बजाया जाता है उसे घन या ठोस वाद्य यंत्र कहते हैं। तो इसे आप देहाती भाषा में याद रखें कि ठोक के बजाने वाला घन वाद्य यंत्र है। इसके अलावा एक सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, जो भी आपको फूंक मार के बजाया जाता है, जो भी आपके हवा के सहारे फूंक मार के बजाया जाता है, तो ऐसे वाद्य यंत्र को सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपने शंख है, तुरही है, बांसुरी है, बीन है, शहनाई है। इसके अलावा इस लिस्ट में एक चीज को और शामिल कर लेंगे, हारमोनियम को भी शामिल कर लीजिएगा। हारमोनियम भी आपके सुशीर वाद्य यंत्र में ही आ जाते हैं, यहाँ पे छूट गया है अटैच करना, हारमोनियम को भी रख लीजिएगा। एक होता है आपका तंत्री या तत् वाद्य यंत्र, इसे जो है आप कंपन द्वारा, जो तार होते हैं इसके कंपन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे वाद्य यंत्र को हम तंत्री वाद्य यंत्र या तत् वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बीना, सितार, सारंगी, सरोद, ये सब जो है तत् वाद्य यंत्र के उदाहरण है, जिसमें तार लगे होते हैं और उंगली के सहारे तार से कंपन उत्पन्न किया जाता है। आई होप आपको तीनों प्रकार की वाद्य यंत्र मोटे मोटे तौर पे समझ आ गया है, और एग्जाम में आएंगे तो आप आराम से इसे चूज कर लीजिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा किस प्रकार की विशिष्ट पवन की उदाहरण है? देखिए पवन जनरली तीन प्रकार से होते हैं। एक तो साधारण पवन होते हैं, एक चार प्रकार के कह सकते हैं। एक तो साधारण पवन सभी तो हवा ही है, एक तो ऐसे जानिए, फिर जो अगर कैटेगराइज करेंगे तो ध्रुवीय पवन हो जाता है, पछुआ पवन हो जाता है और व्यापारिक पवन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो आपका गरजता चालीसा है या प्रचंड पचासा है, ऐसे पवन पछुआ पवन के उदाहरण है। पछुआ या पछिया भी गाँव घर में पछिया कहते हैं, ये पश्चिम दिशा से चलती है। ठीक है, तो इसे पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहते हैं या फिर एंटी व्यापारिक भी कह सकते हैं। प्रति का मतलब यहाँ पे उल्टा होने से है, प्रति का मतलब पर से नहीं है। प्रति का मतलब यहाँ पे पर से नहीं है कि भाई प्रति आदमी को 5 रुपया, ऐसा नहीं है। प्रति का मतलब यहाँ एंटी से है। ठीक है, तो पछुआ पवन को आप एंटी व्यापारिक पवन भी कह सकते हैं। पूर्वी पवन को व्यापारिक पवन कहा जाता है। ठीक है, कॉमर्शियल विंड कहा जाता है आपका किसको, पूर्वी पवन को। ठीक है, और एंटी कॉमर्शियल विंड किसे कहेंगे, पछुआ पवन को। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होता है। ये वाला पॉइंट विशेष रूप से याद रखेंगे, क्योंकि हम जनरली ये समझते हैं कि सभी चीज एंटी क्लॉकवाइज होता है, सीधा चलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है। और यह किस नियम से संबंधित है? इस प्रकार के प्रश्न आपके जीडी में आ चुके हैं कि पवनें जो हैं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, ये कौन से नियम को फॉलो करता है? वहां पे 4 नियम दिए गए थे, है ना, एक फेरल का नियम भी दिए गए थे, तो ये फेरल के नियम को जो है क्वालिफाई करता है। सामान्यतः पवन का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है, ये तो सभी जानते हैं भाई। जहां पे प्रेशर जो है कम रहेगा वहीं हवा भागेगा, जैसे आग वगैरह की लपट से आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जो काम करता है ये कैरोलियस बल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। फेरल के नियम में क्या होता है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं विक्षेपित होता है, और जो आपका कैरोलियस का नियम है, कैरोलियस बल है, ये क्या है कि पवन का प्रवाह जो है उच्च प्रवाह से निम्न प्रवाह की तरफ होती है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पवन के वेग को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो एनीमोमीटर कहते हैं। और एक आपका इस प्रकार के नाम से, प्रोनाउंसिएशन से मिलता जुलता आमीटर है। तो आमीटर से आप विद्युत धारा को मापते हैं, करंट को मापते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और एनीमोमीटर से आप पवन के वेग को मापते हैं, पवन के चाल को मापते हैं। उत्तरी भारत में मई जून के महीने में जो गर्म पवन चलती है उसे हम लू कहते हैं। अभी अभी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखिए। पूछ रहा था कि राजस्थान से पूर्व और उत्तर में चलने वाले गर्म पवन को क्या कहते हैं? तो भाई उत्तरी भारत यहाँ पे कह रहा है, तो राजस्थान के रिलेशन में आपको उत्तर
पूर्व की ओर ढकेल रहा है तो आपको लू आंसर लगा के आना होगा। तो ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज हो सकते हैं, आपकी समझ डेवलप करनी होगी। ठीक है, अगला जो हमारा है, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में तथा आम्र वर्षा केरल में आती है। अब ये क्या बला है, तो ये जो है प्रे मानसून है, यानी मानसून आने से पूर्व, यानी मान लीजिए इंडिया में मानसून जो है जून के प्रथम सप्ताह में आती है, प्रथम सप्ताह में आती है जून के अंदर। तो इन मानसून के पहले ही इस प्रकार का एक जो है बिजली गरज के साथ बारिश होती है, जिसे काल बैसाखी या आम्र वर्षा, आम्र वर्षा इसलिए क्योंकि वहां की आम की फसल के लिए फायदेमंद है, तो इसे आम्र वर्षा कहते हैं केरल के अंदर, और काल बैसाखी कहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। आई होप सभी बात आप अच्छे तरीके से समझ गए हैं। हवा के रिलेशन में चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, वर्ष 2023 में पद्म भूषण विजेता कितने किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण प्राप्त किया। देखिए, वर्ष 2023 में जो पद्म विजेता है, पद्म पुरस्कार के जो विजेता हैं, उसमें जो पद्म विभूषण दिया गया है उसमें से किसने विज्ञान और इंजीनियरिंग के मामले में जो है पद्म विभूषण को अचीव किया है, तो ये है आपका श्रीनिवास बरदान। यहाँ से 3 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे पद्म विभूषण से। मैं फिर से आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन जरूर छपेंगे, अगर नहीं छपे तो मुझे जरूर बताइएगा। एक तो आपका दिलीप महाल नीविश का नाम जो है आपको पूछा जाएगा कि दवा के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, ये ऐसा नहीं पूछा जाएगा, पश्चिम बंगाल के किस व्यक्ति को दवा की क्षेत्र में या दवा की खोज के लिए जो है आपका पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये हैं भाई साहब दिलीप महाल नविश, मरणोपरांत दिए गए हैं इन्हें। ये आपने ORS का नाम सुना होगा, जो ओरल घोल होता है, नमक पानी नींबू मिला के बनाया जाता है समान क्वांटिटी, मतलब एक लिमिट मात्रा में क्वांटिटी को। तो ये जो ORS है मतलब ओरल रिहाइड्रेशन वाला, तो इनकी जो है सबसे पहले उजागर करने का श्रेय इंडिया के अंदर दिलीप महाल नविश को ही दिया जाता है। तो इसी कारण जो है इन्हें इस बार का पद्म विभूषण दिया गया है। एक बालकृष्ण दोषी साहब है, ये अन्य कोई और सेक्टर से है। मुलायम सिंह यादव को सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इनकी मृत्यु भी हो चुके हैं, तो इनको भी जो है इस बार का पद्म विभूषण दिया गया है। जाकिर हुसैन साहब को सभी जानते हैं, तबला वादक है, ये आपका कला से हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए कैरेक्टर है, तो जाकिर हुसैन भी आपके लिए VVI रहेगा। इसके अलावा श्री SM कृष्णा सार्वजनिक मामले में दिया गया है, और श्रीनिवास बरदान को विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभाग में दिया गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखेंगे, ये भारतीय मूल के अमेरिकी भी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वर्ष 2023 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया है, ये भी फैक्ट है भाई। तो 106 पद्म पुरस्कार का वितरण किया गया है, जिसका कंक्लूजन इस प्रकार से है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री दिया गया है। अगर इन तीनों में आपको ये कोई पूछे कि भाई इसका जो है स्थान किस प्रकार से आप आंकेंगे, तो सबसे बड़ा जो है पद्म विभूषण होता है, इससे थोड़ा छोटा पद्म भूषण और इससे थोड़ा छोटा पद्म श्री होता है, और इन तीनों से भी बड़ा कौन सा होता है, तो भारत रत्न होता है। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अलंकार है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है, खास करके मैंने जो एनालाइज किया है, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी एग्जाम में आते हैं, और बच्चे को एक ही याद रहता है, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को लगाओ, निकलो यहाँ से, गलती हो जाएगी। प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे, तो नवाब शुजा-उद-दौला जो थे अवध के नवाब हुआ करता था। आपको मैंने बताया है भाई साहब कि जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसमें त्रिगुट सेना थे और दूसरी तरफ इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज थे। तो ये त्रिगुट सेना में कौन थे भाई, तो एक तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का उस समय जो है सत्ता था, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, और आपका एक बंगाल का नवाब मीर कासिम। हालांकि ये अपदस्थ थे लेकिन कहाएंगे बंगाल के नवाब। ठीक है, तो इन तीनों की त्रिगुट सेना और इधर जो है हेक्टर मुनरो की सेना अंग्रेज के तरफ से लड़ाई होती है बक्सर में 1764 ईस्वी के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको कितना पॉइंट अपने जेब में रखना चाहिए कि बक्सर के युद्ध के समय अवध के नवाब कौन थे, नवाब शुजा-उद-दौला। मुगल बादशाह कौन थे, शाह आलम द्वितीय। और इसके अलावा जो बंगाल के नवाब थे ये कौन थे भाई, तो मीर कासिम। अंग्रेज के तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो। किसकी जीत हुई, हेक्टर मुनरो की। इसके तहत कौन सी संधि हुई, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि। इसी इलाहाबाद की संधि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी जो है अंग्रेज को दे दिया। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक युद्ध है 1757 पलासी का युद्ध। पलासी का मैदान भी पूछा जाता है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, और पलासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला करंट सेक्शन से क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा का नाम आपने सुना होगा, जो डोप टेस्ट करते हैं, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा
किस भारोत्तोलन वेट लिफ्टर को 4 साल के लिए निलंबित किया है, क्योंकि वो जो है फेल हो गया है डोप टेस्ट में? तो ये आपका संजीता चानू है ना, संजीता चानू है ना। मीराबाई चानू भी है एक संजीता चानू भी है। संजीता चानू, जब मीराबाई चानू का नामो निशान भी नहीं था तब से कमाल करी, लेकिन ये डोपिंग टेस्ट में जो है फेल हो गई है और 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है नाडा के द्वारा। नाडा का फुल फॉर्म क्या होता है बता दिया, एंटी डोपिंग मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। संजीता चानू ने 2014 में जो ग्लासगो के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वहां पे भी गोल्ड जीती थी, और 2018 में जो गोल्ड कोस्ट के अंदर कॉमनवेल्थ गेम हुआ वहां भी स्वर्ण पदक जीती थी। तो एक बहुमूल्य खिलाड़ी जो डोपिंग टेस्ट में फेल हो गए हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा जो मीराबाई चानू है या फिर संजीता चानू है, ये दोनों ही भारतीय राज्य मणिपुर से संबंधित है। 3 खिलाड़ी का नाम आपसे हाल फिलहाल में बहुत पूछे जा रहे हैं, एक तो मीराबाई चानू, एक आपका हिमा दास और एक आपका निखत जरीन। तो निखत जरीन जो है ये आपका कहाँ का है, तो ये तेलंगाना का है, और दोनों चानू जो है ये आपके कहाँ के हो गए, तो मणिपुर के हो गए। और एक आपका हिमा दास जिसे ढिंग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, तो ये भारतीय राज्य असम से संबंधित है। नर्मदा का उद्गम जो है किस पहाड़ी से होती है? आज तक हमने ये सुनते आए हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की चोटी से होती है। भाई साहब इसके तो रूट भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी है खाली पिक पूछा जाएगा? तो नर्मदा नदी की जो रूट पहाड़ी है ये आपका मैकाल पर्वत श्रेणी है, जो आपका मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके एक चोटी है अमरकंटक की चोटी, यहाँ से आपका नर्मदा नदी निकलती है और सोन नदी भी निकलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये किस पर्वत श्रेणी का है, मैकाल पर्वत श्रेणी की है। नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, तो एक तो सबसे फेमस सरदार सरोवर परियोजना है। ओमकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नर्मदा नदी को दोस्तों एमपी का जीवन रेखा कहा जाता है। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये पश्चिम दिशा में फ्लो मतलब होती है। इसके अलावा ये अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, तवा नदी है, शक्कर नदी है चिन्नी वाला, हिरन नदी है, कोनार नदी है, माचक नदी है, ये सभी जो है नर्मदा के प्रमुख सहायक नदियों में से हैं। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो अगला प्रश्न है हमारा, ये करंट सेक्शन से है कि हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण का बैठक कहां पर आयोजित किया गया था। देखिए इसमें विभिन्न देशों के महिलाओं ने भाग लिया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो मेन है आपका G20 का बैठक जो नेता लोग करते हैं सभी देशों के, तो ये तो अभी हुआ ही नहीं है 2023 का। तो ये जो है आपका जो महिला वाला, इसकी बैठक आपका आगरा के अंदर हुआ है। तो दोनों को स्पष्ट रूप से याद रखेंगे, G20 एक अलग चीज हुआ है और जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर G20 का बैठक हुआ है ये आपका आगरा के अंदर एक होटल में कराया गया है। विषय क्या रखा था, यानी थीम क्या रखा था कि सभी क्षेत्रों के नेतृत्व के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना। सशक्तिकरण से ये स्पष्ट है कि यही थीम था। इसके अलावा G20 का बैठक 2023 के अंदर भारत में होना है। G20 2024 में बैठक ब्राजील के अंदर होना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, आगामी भी ध्यान रखना है। दोस्तों देखिए G20 G7 ऐसी चीज है कि आपको पिछले 3-4 कोप वगैरह पिछले 3-4 से लेकर आगामी 1 तक जरूर याद रखें, है ना। G20 का जो पिछला हुआ था ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ था 22 के अंदर, 21 के अंदर जो है दोस्तों इटली के अंदर हुआ था, 23 के अंदर जो है इंडिया में होगी और 24 के अंदर जो है ब्राजील के अंदर होगी। इतने डाटा जरूर याद रखें G20 से। और महिला सशक्तिकरण वाला G20 का बैठक इंडिया के आगरा में हुआ है। अब इस फॉर्म में एक कोप आ जाता है, कोप है ना, तो कोप 28 कोप 27 आपका मिस्र के अंदर हुआ था, कोप 26 आपके ग्लासगो के अंदर हुआ था, है ना, और कोप 28 जो अभी होना है ये आपका कहाँ पे होगा, तो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर होगा 2023 में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, कर्मा और सुआ लोक नृत्य का प्रकार किस राज्य से संबंधित है? देखिए कर्मा और सुआ जो है ये लोक नृत्य का प्रकार है, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। कर्मा है, सुआ है, राउत नाचा है, पंडवानी है, सैला है, फाग है, सरहुल है, ये सभी आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए सरहुल के अंदर जो है आपका स्टार दिख रहा होगा, क्योंकि सरहुल जो है ये झारखंड का भी प्रमुख त्योहार है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो कर्मा है ना, ये भी आपका झारखंड में हो सकता है, तो आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि किसकी बाउंड्री किसके ज्यादा टच में है, तो वहां तक जा सकता है। अब जैसे देख लीजिए कि जो आपका जट जटिन है, मान लीजिए जट जटिन बेसिकली बिहार का है, लेकिन झारखंड में भी होता है, क्योंकि बिहार और झारखंड की सीमा मिलती है ना, तो हो सकता है ना। तो इस प्रकार से आप उसे ध्यान रखेंगे। करगा जो है देखिए, एक तो है कर्मा जो आपने छत्तीसगढ़ से अटैच किया, एक है आपका करगा। करगा को मैंने बताया था क से कर्नाटक और क से करगा, तो करगा को कर्नाटक के साथ ले जाइएगा। यक्षगान, करगा ये सब कर्नाटक की जो है प्रमुख नृत्यों में से है।
दोस्तों ये थे आज के द्वारा आज हमारे द्वारा सुझाए गए प्रश्नों का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब रेगुलर मिलेंगे, क्योंकि मैं दोस्तों 2 दिन ट्रेन में था, वीडियो नहीं बना पाया था, आप लोगों को पहले ही सूचना दिया था। अब निरंतर ही रखेंगे। मैं हालांकि 2-4 दिन की ही छुट्टी के लिए आया हूँ। 17 तारीख को मेरा रिटर्निंग है, तो हो सकता है एक आध दिन 17-18 को भी मैं ट्रेन में रहूँगा तो नहीं वीडियो प्रोवाइड करा पाऊँगा, अन्यथा मैं जो है कंटिन्यू रखूँगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।